नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई देश हो जिसने आतंकवाद का दंश ना झेला हो। आतंकवाद दुनिया के लिए वो नासूर है जिसके खात्मे के लिए सभी देश तमाम प्रयास करते हैं। विभिन्न देशों के बीच होने वाली बैठकें बिना आतंकवाद के मुद्दे के खत्म नहीं होती। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी उंगा के 77वें सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही दोनों देशों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए भारत जल्द G20 और आतंकवाद से निपटने वाली कमेटी की अध्यक्षता करने जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कोई भी बयानबाजी करके अपनी करतूत नहीं छिपा सकता। उनका यह बयान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के आर्टिकल 370 पर दिए गए बयान के बाद सामने आया। दरअसल पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने कहा था, जम्मू कश्मीर को हिंदू टेरिटरी बनाने की साजिश हो रही है। भारत ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बदलने के लिए 5 अगस्त 2019 को एक तरफा कदम उठाया। भारत के फैसले से समाधान और मुश्किल हो गया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंक फैलाने और आतंकवादियों को पनाह देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ग्लोबल टेररिस्ट को बढ़ावा देने वाले और बचाने वाले सिर्फ बयानबाजी करके अपनी हकीकत नहीं छिपा सकते। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र अपराधियों पर प्रतिबंध लगाकर आतंकवाद का जवाब देता है। यूएन सुरक्षा परिषद 1267 समिति के तहत आतंकियों पर प्रतिबंध लगाता है। जो देश यूएनएससी की 1267 समिति का राजनीतिकरण और संयुक्त राष्ट्र में घोषित आतंकवादियों का बचाव करते हैं, वो अपनी जान जोखिम पर डालकर ऐसा करते हैं। ऐसा करके वो अपनी रेपुटेशन नहीं सुधार सकते। यहां उनका इशारा चीन और पाकिस्तान की ओर था। गौरतलब है कि चीन ने कई बार पाकिस्तान के आतंकवादियों को सुरक्षा परिषद की ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में शामिल करने पर अड़ंगा लगाया है। दरअसल पिछले महीने चीन ने भारत और अमेरिका की ओर से पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद आतंकवादी ग्रुप के कमांडर अब्दुल रऊफ को वैश्विक आतंकी घोषित कर उस पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को रोक दिया था। जयशंकर ने कहा, हमें आतंकवाद बर्दाश्त नहीं है। आतंकवाद फैलाने और आतंकियों को पनाह देने वाले देशों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस खास चर्चा पर शामिल करने के लिए, इस खास चर्चा पर विस्तार से चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम तिवारी जी। अनुपम जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। अनुपम जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। सौरभ जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। अनुपम जी, सबसे पहले, यूनाइटेड नेशन एक ऐसा मंच है जहां पर हर देश एक मजबूती से अपनी बात रख सकता है, और जिस तरह से भारत को जब भी मौका मिलता है वो ये मुद्दा जरूर उठाता है, क्योंकि ये सिर्फ भारत के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि पूरे विश्व के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर कोई ना कोई देश इससे ग्रसित है, और इसकी शुरुआत कहां से होती है ये सारा विश्व भी जानता है। लेकिन पर भी कुछ ऐसे दोष हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो उनको पनाह देते हैं, जो उनको संरक्षित करते हैं, जिसकी वजह से जो एक्शन होता है आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने का, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। लेकिन फिर भी भारत हमेशा कोशिश करता है, और फिर से जब एक प्लेटफॉर्म मिला है इतने बड़े स्तर पर, तो भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने पूरी मजबूती के साथ अपनी ये फिर से बात रखी है कि जो आतंकवादी को पनाह दे रहे हैं, जो आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, उनके देश के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही है भागीरथ जी। विदेश मंत्री जयशंकर जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं यूएनजी के अंदर, वो साफ दर्शाता है कि भारत की जो क्षमता है और भारत की जो स्थिति है पूरे वर्ल्ड में, जियोपॉलिटिक्स में, वो बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले दिनों में। हमारा विदेश मंत्री अगर वहां पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह की तल्ख बातें कर रहा है जो कि कुछ देशों को चुभ भी सकती हैं, तो ये साफ दर्शाता है कि हिंदुस्तान अब उदारवाद का एक जो चोला पहन करके पिछले 70 सालों से चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, उसमें अब बदलाव करने के लिए बाध्य हो गया है। और उसके पीछे कारण है, क्योंकि भारत शांति का बहुत बड़ा पक्षधर है और भारत ने हर एक मंच पे शांति को लेकर के बातें करी हैं। कल जयशंकर जी ने भी इस पूरे व्याख्यान में शांति के ऊपर बहुत सारी चीजें कही हैं, और जो भी उनकी दलीलें थी वो विश्व शांति के जो भी नासूर हैं उनको लेकर के थी। विश्व शांति के नासूर जैसे पाकिस्तान जैसे देश है, चाइना जैसे देश है, और वो देश जो कि दूसरे देशों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, रशिया और यूक्रेन का मसला, वो भी उन्होंने शांति के पक्ष परोक्ष रूप से उठाया था, शांति का नाम लेते हुए। तो ये सब चीजें साफ दर्शा रही हैं कि विदेश मंत्री का जो वहां का बयान है वो भारत की बढ़ती हुई क्षमता को
भारत भारत की बढ़ती हुई शक्ति को दिखाता है। जी। और जैसा आपने कहा कि कुछ ऐसे देश हैं जो कि इस आतंकवाद के नासूर को अब भी पाल रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे विदेश मंत्री ने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था कि ऐसे देश आतंकवाद का राजनीतिकरण कर रहे हैं। और आतंकवाद का राजनीतिकरण करने वाली जो प्रवृत्ति है, ये पूरे विश्व के लिए बहुत घातक है। पाकिस्तान का नाम तो लेना पड़ेगा ही, साथ में ये हमला चाइना के ऊपर भी था, क्योंकि चाइना ने, जैसा कि आपने बताया कि बीते दिनों कई सारे ऐसे बड़े दुर्दांत अपराधी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट से बचाया है, टेक्निकल होल्ड लगा करके बचाया है, जिससे कि साफ पता चलता है कि चाइना उस गंभीरता से विश्व शांति के लिए काम नहीं करना चाहता है जिससे उससे अपेक्षा रखी जाती है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक वीटो मेंबर होने के नाते चाइना को और ज्यादा प्रयास दिखाने चाहिए थे, कम से कम आतंकवाद के मुद्दे पर, जो कि उसने नहीं दिखाए हैं। तो भारत अब इस मंच पे चाइना को भी आह्वान कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई, आज की परिस्थिति में जब दुनिया अभी कोरोना जैसी महामारी से निपट करके आई है और वर्तमान समय में एक बड़े भूभाग में तनाव का माहौल है, चाहे आप रूस यूक्रेन की बात कर लें, चाहे चाइना ताइवान की बात कर लें, किर्गिज कजाकिस्तान की बात कर लें, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जहां पर विश्व शांति को खतरा होने की गुंजाइश बनती है। तो क्यों ना इसको दूर किया जाए, और इसको दूर तब तक नहीं किया जा सकता जबकि कुछ देश जब तक इस आतंकवाद का, इस अशांति का राजनीतिकरण करते रहेंगे। तो भारत का दृष्टिकोण साफ है और भारत का दृष्टिकोण एग्रेसिव भी है, ताकि दुनिया को इस जंजाल से बाहर निकाला जाए। और भारत एक रास्ता दिखा रहा है कि सारे देश मिलकर के भारत की तरह शांति और मानवता के लिए काम करेंगे तो बेहतर होगा। तो एक सारगर्भित संदेश हमारे विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से दिया है, और यह भारत की बढ़ती हुई शक्ति को भी दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत की लगातार जो शक्ति बढ़ रही है उसको भी दर्शाता है। जिस तरह से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दमदारी के साथ अपनी वहां पर बात रखी है। सौरभ दुबे जी, मैं इस शब्द पर जोर देना चाहूंगा, राजनीतिकरण। जिस इस शब्द का इस्तेमाल किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आतंकवाद का राजनीतिकरण, आतंकवादियों का राजनीतिकरण कहीं ना कहीं ये छुपाने की कोशिश की जाती है कि हाँ, ये देश हमारे साथ ठीक है, या फिर ये आतंकवादी हमारे साथ ठीक है, ये जो आतंकवादी हमारे ऊपर नहीं हो रहा है, इसलिए उसके राजनीतिकरण का कहीं ना कहीं एक चोला पहनाया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप इसको एलोबोरेट करें, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में कही गई हर बात कहीं ना कहीं उसके बहुत बड़े मायने होते हैं और बहुत बड़ा वो आगे तक उसका असर डालती है। तो आप जो शब्द राजनीतिकरण जो विदेश मंत्री ने इस्तेमाल किया है अपने वक्तव्य में, आप इसको कैसे देखते हैं और कैसे आप इसका एलैबोरेट करते हैं? आप देखिए, आपने बहुत ही माकूल शब्द पकड़ा है, राजनीतिकरण। और इस समय पे ये जो बयानबाजी हुई है महासभा में, ये राजनीतिकरण ही इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आप देखिए कि जयशंकर जी ने बड़ी कुटिलता के साथ में जो अपना बयान दिया, उसमें पाकिस्तान का जिक्र हमें बहुत कहीं देखने को नहीं मिला। तो पाकिस्तान यही चाहता है कि इस वक्त भारत पाकिस्तान पर जुबानी हमला करे, और भारत को भड़काने के लिए इस तरह की बयानबाजी भारत के खिलाफ की गई। अब क्यों की गई, क्यों पाकिस्तान भारत को भड़काना चाहता है? जी हाँ, इसके पीछे एक बड़ा कारण है पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति और पाकिस्तान में आगामी चुनाव। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आए दिन इमरान बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत डरी हुई है। शरीफ को लगता है कि अब हो सकता बहुत दिन दूर नहीं कि उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़े। अब कुर्सी को बचाने का क्या रास्ता है? हर बार की तरह कश्मीर का राग अलाप देते हैं। कश्मीर एक सिगुफा बन चुका है उनके लिए। हम देखते हैं स्थानीय राजनीति में भारत में कभी भी बहुत अधिक जब चुनाव होते हैं तो कश्मीर की बात इतनी ज्यादा नहीं की जाती। जिस तरह पाकिस्तान में कभी भी कोई भी चुनाव होते हैं तो केवल और केवल एक ही मुद्दा होता है, कश्मीर। कश्मीर के अलावा वहां स्थानीय मुद्दों की बात कम की जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्थानीय मुद्दों से माइंड डाइवर्ट करने का, वहां के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने का एक ही तरीका है कि कश्मीर का शिगुफा छोड़ दिया जाए। अब तक दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान में हुकूमत करने वाले जो वहां के सियासतदान हैं वो कामयाब भी होते रहे हैं, लेकिन अब वहां की जनता को भी धीरे धीरे समझ आ रहा है। और जनता को ऐसे ही समझ नहीं आ रहा, जनता को ये समझाया जा रहा है, क्योंकि विपक्षी दल भी भेद खोलते हैं। हम देख रहे हैं कि इमरान खान ने कई सारे सबूत वहां जो जलसे किए। अब मुझे नहीं मालूम इमरान खान बहुत बड़े बड़े इन दिनों जलसे कर रहे हैं, उनके पास में इतने बड़े जलसे करने के लिए फंडिंग कहां से हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन उन्होंने शरीफ पर जो सवाल उठाए हैं और उन्होंने जनता के बीच जो सबूत रखे हैं
ऐसे ऐसे सबूत उन्होंने रखे हैं कि वहां के इन राजनेताओं की संपत्ति दूसरे देशों में कितनी फैली हुई है, और इन्हें तो सीधे लुटेरा कहा जाता है। अब कोई लुटेरा किसी अंतरराष्ट्रीय आयोजन में कोई भी भाषण दे, उसका क्या प्रभाव पड़ता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं नहीं कह रहा लुटेरा, और लुटेरा कह रहे हैं इनके अपने देश के लोग, इनके अपने देश के लोग लुटेरा इन्हें बोल रहे हैं। तो भाई अब एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ वहां की खुद की पाकिस्तान की अदालत में मुकदमे चल रहे हों, है ना, भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हों, और दूसरे देशों में संपत्ति इकट्ठी करने के आरोप हो, तो भाई वो व्यक्ति किसी भी मंच पर जाकर कुछ भी बोलेगा तो उसका कितना महत्व रह जाता है? उसका कोई खास महत्व नहीं रह जाता है। जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले पाकिस्तान की आवाम को जो बुनियादी सुविधाएं वो मुहैया कराई जाए। पाकिस्तान की आवाम महंगाई से त्राही त्राही कर रही है, मौलिक जरूरतें आवाम की पूरी नहीं हो रही हैं, और इस तरह के मंच कोई व्यक्तिगत मुद्दे उठाने के लिए नहीं होते। पाकिस्तान का हित जिसमें जुड़ा हो या किसी एक देश विशेष के हित के लिए नहीं होते, ये यूनिवर्सल मुद्दों को उठाने के लिए ये मंच होते हैं। इस बात को समझना चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को ये बात समझनी चाहिए कि क्लाइमेट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं दुनिया के सामने विभिन्न तरह की चुनौतियां हैं इस समय, और ऐसे में कोई व्यक्तिगत मुद्दा वहां पर आप चर्चा करते हैं, अपने समय वक्त बर्बाद करते हैं दुनिया के दूसरे देशों का। भाई अमेरिका को या रशिया को कश्मीर से क्या लेना देना है, और किसी देश को कश्मीर से क्या लेना देना है? आपके पास में केवल और केवल एक कश्मीर 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 की माला जपने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। सीधे से एक बात है कि जहां पर दुनिया के इतने सारे देश इकट्ठे हुए हों, वहां पर आप एक क्षेत्र विशेष की बात कैसे कर सकते हैं? आपको विश्व हित की बात करनी चाहिए, आपको भारत से सीख लेनी चाहिए, आपको वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चलना चाहिए, और पूरे दुनिया के हित की बात ऐसे मंचों पर कहनी चाहिए। आप अपने किसी भी तरह से स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं और दुनिया के इतने बड़े मंच का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती। पूरी दुनिया इस बात को बेहद अच्छी तरीके से समझने लगी है कि पाकिस्तान क्या करता है, क्या चाहता है, क्या उसकी कथनी होती है और क्या उसकी करनी होती है। क्योंकि दुनिया में और भी जितने देश हैं, तो कोई देश ऐसे नहीं है कि भाई पाकिस्तान ने जो कह दिया और मान लिया जाए। बिल्कुल सौरभ जी, ऐसा लगता है पाकिस्तान की जो हरकत है वो शत्रु मुर्ग की तरह है कि वो अपना चेहरा अपनी गर्दन रेत में छुपा लेता है। उसको लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन उसको नहीं पता है कि सिर्फ उसने चेहरा छुपाया हुआ है, उसकी जो करतूत है वो अभी भी बाहर दिख रही है। वो सबको पता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले कि सिर्फ चेहरा छुपाने से उसकी करतूत नहीं छुपेगी। तो यहाँ पर जिस तरह से वो बयानबाजी करके कि लगातार यहाँ पर कश्मीर को टारगेट करके बयानबाजी करता है और अपनी सारी गतिविधियां जो उसकी उलझुलूल है, आतंकवाद से जुड़ी हुई है, उसको छुपाने की कोशिश करता है। अनुपम तिवारी जी, क्या पाकिस्तान को ये नहीं समझ में आता कि आपको इतनी बड़ी जगह मिल रही है, आप वहां पर जाकर किस तरह से अपनी अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन हर बार देखा है कि जब भी यूनाइटेड नेशन में मौका मिलता है वो सिर्फ कश्मीर का राग अलापता है। ऐसा लगता है यूनाइटेड नेशन में सिर्फ कश्मीर का राग अलापो और यही अच्छा है, इसके अलावा कोई दूसरा उसके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसको ये भी नहीं समझ में आता कि उससे कुछ होने वाला नहीं है। और जिस तरह से इस बार विदेश मंत्री ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी इस बार सीधे तौर पर, हर बार हम कोशिश करते हैं कि उसको हम समझाने की कोशिश करें लेकिन समझता नहीं है, लेकिन यहां फिर से एक बार विदेश मंत्री ने एक बार उनको टारगेट करते हुए कहा है कि जो आपकी करतूत है आपकी बयानबाजी से छिप नहीं सकती। सीधे यहां पर पाकिस्तान को भी टारगेट किया गया है। विदेश मंत्री ने यह भी दुनिया को बता दिया है वहां से कि कश्मीर हमारा आंतरिक मसला है, हम उस पर धारा 370 हटा रहे हैं, नहीं हटा रहे हैं, वहां पर कैसे क्या कार्रवाइयां कर रहे हैं, वहां पे आतंकवाद मिटाने के लिए और ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं, वो हमारा बिल्कुल नितांत निजी मसला है। उसमें पाकिस्तान या चाइना या विदेश के किसी देश का कोई हाथ या कोई हित बनता ही नहीं है। और विदेश मंत्री ने साफ साफ स्पष्ट तौर पर बता दिया है, और यही अंतर शायद भारत और पाकिस्तान की विदेश नीति में रहा है। कम से कम पिछले एक दशक में, जहां पाकिस्तान, जैसा आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर छुपा करके बैठा है, और वहीं भारत की विदेश नीति लगातार आक्रामक होती जा रही है। भारत की डिप्लोमेसी लगातार अपने झंडे गाड़ रही तमाम दुनिया भर के मसलों के ऊपर। हमारे विदेश मंत्री ने आईएसए का जिक्र किया वहां पर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देश भागीदार बन रहे हैं और भारत यहाँ पर एक बड़े लीडर के तौर पर विश्व मंच पे उभर रहा है। उसका जिक्र उन्होंने वहां पर किया है। इसके अलावा उन्होंने उन तमाम चीजों का जिक्र किया जिस तरह कोरोना काल में दुनिया संकट में घिरी थी, उससे भारत ने पूरे दुनिया की, अपने पड़ोसियों की सब मदद करी। अफगानिस्तान तक के देश की मदद करी, जहां पर इस समय तालिबान जैसी आतंकी हुकूमत बैठी हुई है।
भारत ह्यूमैनिटेरियन मामलों में पूरी दुनिया में एक लीडर बन के उभरा है विगत 4-5 सालों में। और साथ ही साथ अगर आप एक चीज और गौर करें भागीरथ जी, तो हमारे विदेश मंत्री ने वहां पर चीन की उस चाल का भी जिक्र किया है जिसमें पाकिस्तान जैसे देश फंसे हुए हैं। कर्ज की जो राजनीति है, जो कर्ज देने की जो प्रवृत्ति है चीन की, और जैसे उसने श्रीलंका को बर्बाद किया और पाकिस्तान को भी लगभग बर्बाद कर ही दिया है, दिवालिया होने के कगार पे पाकिस्तान बना हुआ है, तो उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और यहाँ पर देखिए एक तीर से विदेश मंत्री ने कई सारे निशाने साधे। जब वो कर्ज के खेल का जिक्र करते हैं और ये बताते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां छोटे देशों को खाए जा रही हैं अपने इस वजह से, कर्ज की वजह से, तो वहां पर वो चीन को निशाना तो बनाते ही हैं, साथ ही पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हैं कि भैया अभी समय है, आप चाहें तो इस जाल से निकल आए। लेकिन पाकिस्तान समझने वाला तो है नहीं है, तो पाकिस्तान इसलिए घूम फिर कर कश्मीर में आ जाता है और ये पाकिस्तान की मजबूरी भी है। देखिए राजनीतिक रूप से कुछ समस्याएं वहां पर है, जैसा हमारे को-पैंडेश दुबे जी ने बताया, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से कभी शहबाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे वहां के आईएसआई और मिलिट्री चीफ हो, सब कहीं ना कहीं अपने हाथ को बंधा हुआ देखते हैं। सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। सब अपनी स्वार्थ सिद्धि की और अपने फ्यूचर को बना करके रखने के लिए ही जुगाड़ में लगे हुए हैं। वहीं चीन के हाथों इस तरह से गिरफ्तार हो चुके हैं कि अब वो उनकी अपनी सोच भी खत्म होती जा रही। चीन उनसे जो बुलवाना चाहता है वही बोलते हैं। चीन को पता है कि दक्षिण एशिया की एक बहुत बड़ी शक्ति भारत है जो कि फ्यूचर में उसको चुनौतियां दे सकती है, इसलिए भारत के साथ वो लगातार कई सारे मंचों पर इस तरह की बातें करता है जिससे कि भारत को कष्ट हो। और कश्मीर का जो इशू वहां पर उठाया जा रहा है वो मुझे कहीं ना कहीं चीन से प्रेरित लगता है कि चीन ने जरूर उकसाया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग आप इस तरह की बेफजूल की बातें करने में करिए, इससे शायद आपको कुछ माइलेज मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान का यहाँ पे ध्यान होना चाहिए किस तरह से वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकले, किस तरह से अपने यहाँ पे आर्थिक योजनाओं को चलाए जिससे कि अभी वहां की जो हाल की सबसे बड़ी बाढ़ आई हुई थी उससे लोगों को कुछ राहत दिलाई जा सके। पाकिस्तान की बहुत सारी मजबूरियां हैं, राजनीतिक मजबूरियां हैं, आर्थिक मजबूरियां हैं और साथ ही साथ धार्मिक और इस तरह की जो विदेशी मजबूरियां हैं जो चीन ने उसको बताया हुआ है, उस चक्कर में पाकिस्तान निकल नहीं पा रहा है और शायद अब दिन ब दिन वो गर्त में जा रहा है। भारत जैसे देश को अगर वो अपना बड़ा भाई समझ करके देखता है या समझता होता तो शायद आज उसकी स्थिति इतनी खराब ना होती, लेकिन इसमें पाकिस्तान का ही दोष है और किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर उसको इतनी सी भी अक्ल होती पाकिस्तान को तो मुझे लगता है आज जिस स्थिति पे है उस स्थिति पे नहीं होता। वो उसी के पास जाता है जो उसको खाने के लिए बैठा है। सुरसा का जो मुंह है वो उसी के पास जाता है, उसको नहीं पता कि मैं जितना उनके पास जाऊंगा उतना खत्म होते जाऊंगा, लेकिन तब भी वो चाइना के पास जा रहा है और चाइना उसको खाते जा रहा है, उसको खत्म करते जा रहा है, लेकिन तब भी वो तैयार है पूरी तरह से मिटने के लिए। लेकिन जो उसके साथ अच्छा कर सकता है, अगर पाकिस्तान चाहे तो भारत के साथ अगर मित्रता निभाए अच्छे से, तो वो भी जानता है कि भारत कितनी मदद करता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो कुत्ते के काटने का इंजेक्शन तक नहीं है जो भारत पहुंचाता है, जो भारत देता है, और कितनी सारी मदद करता है भारत, लेकिन तब भी उसको यहां पर समझ नहीं आता पाकिस्तान को। सौरभ दुबे जी, यूनाइटेड नेशन एक ऐसा मंच है जहां पर हम कोशिश करते हैं कि जो वैश्विक मुद्दे हैं उसको वहां पर उठाया जाए और भारत पुरजोर कोशिश करता है। इसका असर आप क्या देखते हैं जब इस तरह से हमारे भारत के विदेश मंत्री जाकर दमदारी के साथ बात रखते हैं, वो पूरे दुनिया में सभी देशों को चेताते हैं कि आतंकवाद पर सख्त होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह आतंकवाद मेरे लिए अच्छा है, यह आतंकवाद मेरे लिए अच्छा नहीं है, आतंकवाद पर सख्त होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी को भी जब मौका मिलता है वो तब भी इस तरफ इंडिकेट करते हैं। तो आप क्या देखते हैं किस तरह का असर होता है जब एक इतने मजबूत देश, भारत देश का इतना मजबूत देश का इतना सशक्त विदेश मंत्री जाकर इस तरह की बातें करता है यूएन में? तो देखिए, सामान्य तौर पर इस तरह के मंच पर जब भी कभी कोई मुद्दे उठाए जाते हैं या मुद्दे रखे जाते हैं तो वो चर्चा के लिए रखे जाते हैं और उन पर गंभीर चर्चा होने के बाद में कोई निष्कर्ष निकल सके इसलिए रखे जाते हैं। भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ मुखर रहा है और भारत ने आतंकवाद का हमेशा विरोध किया है और कहा है, बार बार ये दोहराया है कि आतंकवाद किसी भी तरह का हो स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और स्वीकार नहीं किया जा सकता। समस्या ये है कि अभी ग्लोबल तौर पर आतंकवाद की कोई एक परिभाषा स्थापित नहीं हो सकती है। तो सबसे बड़ी जरूरत ये है पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद की एक परिभाषा तय हो सके और पूरी दुनिया के सभी देशों को मिलकर साथ आना होगा और आतंकवाद लगाम लगाने के लिए काम करना होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत कुछ कहा और सुना जाता है तो इसका एक महत्व होता है और इस महत्व के अलावा
अन्य महत्व और भी ज्यादा उन चीजों का होता है जो कि दुनिया भर की गुप्तचर एजेंसियां, विभिन्न देशों की गुप्तचर एजेंसियां हैं, उनके पास में जो डाटा होता है, उनके पास में जो आंकड़े होती हैं, उनके पास में जो जानकारियां होती हैं, उन जानकारियों का महत्व किसी के कहे और सुनी बातों से ज्यादा होता है। और आमतौर पर सरकारें वही मानती हैं, उन्हीं पर विश्वास करती हैं जो कि उनकी गुप्तचर एजेंसी द्वारा जुटाई गई जानकारी होती है। और विभिन्न गुप्तचर एजेंसियों के द्वारा जुटाई गई जानकारियों में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान का चरित्र पूरी तरह से स्पष्ट होगा और पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान का चरित्र क्या है, आतंक को लेकर पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी रही है, क्या पॉलिसी रही है, और वहां के स्थानीय निवासियों को जो आतंक की तरफ ढकेलने में पाकिस्तान के वहां के राष्ट्राध्यक्षों की जो अभी तक रहे हैं उनकी क्या भूमिका रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई रिकॉर्ड नहीं होते, रिकॉर्ड सबके पास में होती है, सभी देशों को सत्य मालूम होता है। और पूरी दुनिया में स्थानीय जो लोग हैं या वहां की सरकारें हैं, तो सरकारों के पास में जो रिकॉर्ड है उनके आधार पर ही वो अपनी विदेश नीति तय करती है। तो पाकिस्तान के आप ये कुछ भी गाए बगाए कहना, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। वो इसलिए नहीं रह जाता क्योंकि दुनिया बहुत अच्छी तरह जानती है कि पाकिस्तान का चरित्र क्या है। और कई बार ऐसा सिद्ध भी हुआ है, दुनिया के जितने भी देशों में आतंकी हमले हुए हैं उनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान कनेक्शन जरूर निकल के आता है। चाहे न्यूयॉर्क में आतंकी हमला हुआ हो तो भी उसका कोई पाकिस्तानी कनेक्शन निकल कर सामने आएगा। तो अब इसमें कुछ कहने सुनने की ज्यादा जरूरत नहीं रह जाती। और ये बहुत अच्छी बात काम किया इस समय जयशंकर जी ने, जो कि सीधा निशाना नहीं साधा, क्योंकि पाकिस्तान ने उकसाया इसीलिए था कि आप हम पर सीधा निशाना साधिए ताकि हम राष्ट्रवाद की गुत्थी एक अपने यहाँ के स्थानीय लोगों को पिलाएं और जैसे तैसे करके इस समय पर चुनाव निकाल लें। तो स्थानीय राजनीति में खासा भारत का इंटरफेरेंस करना चाहते हैं वहां के स्थानीय लीडर। और एक बहुत अच्छी बात अनुपम जी ने कही, वो बात ये कही कि आपका कर्ज लेके भला नहीं होने वाला। कर्ज लेने वो होता ये है कि पाकिस्तान ये सोचता है कि कर्ज ले लेंगे, कर्ज लेने के बाद कुछ दिनों चल जाएगा, अच्छे ठीक तरीके से देश की इकोनॉमी चल जाएगी। लेकिन देश की इकोनॉमी कर्ज से नहीं चलने वाली, क्योंकि उसके लिए मोटा ब्याज भी चुकाना होगा। और उसके बाद में आपको अपने देश की पॉलिसीज को, जिन्होंने आपको कर्ज दिया, चाहे IMF हो या कोई और भी संस्था हो या कोई देश हो, उनके अनुकूल बनाना पड़ेगा। और उनके अनुकूल जब आप बनाएंगे तो आपके देश में व्यापार करने आएंगे, तो आपके जनता या आपके जहां वो रोजगार देंगे उनसे ज्यादा से ज्यादा काम लेंगे और कहीं ना कहीं आपकी जनता को ही नोचेंगे। एक सीधी सी सरल भाषा में कहूं तो आपको आपकी जनता को नोचने से बचाइए। आप इधर उधर का बेफिजूल का कर्ज मत लीजिए और बेफिजूल का कर्ज लेकर अपने व्यक्तिगत खर्चों में ना उड़ाइए, जैसा कि आरोप लगते रहे हैं। तो होता यह है कि जब भी कोई विपक्ष में होता है तब तक वो ठीक ठीक बात करता है। आजकल इमरान जो है कुछ कुछ ठीक ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाएंगे तो वो बदल जाएंगे, क्योंकि अभी उन्हें वोट चाहिए। सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं वो, और जब वो सरकार में रहते थे तो कुछ और बोलते थे। तो पाकिस्तान में नेताओं की बयानबाजी का बदलना कोई नई बात नहीं है, उनके आए दिन बयान बदलते रहते हैं। कभी वो भारत में हमले की जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो कभी पीछे हट जाते हैं, बैकआउट कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी वाणी का मतलब, जिनके शब्दों का कथनी का कोई रोल नहीं, कोई भूमिका नहीं, जो यू टर्न ले लेते हैं अपनी बात से, तो इन लोगों की बातों की क्या बात की जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ जी, एक संक्षेप में अनुपम जी से मैं एक लास्ट कमेंट ले लेता हूँ। संक्षेप अनुपम जी, अभी जो G20 उसकी भी अध्यक्षता करने वाला है भारत, और जो आतंकवाद से निपटने के लिए जो कमेटी उसकी भी अध्यक्षता करने वाला है, तो क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? UN में जिस तरह से दमदार वक्तव्य रखा और अपनी बात रखी, अब जो आगे जो कार्यक्रम होगा, जो अध्यक्षता करने वाला है भारत, उसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? किस तरह से भारत को रोल निभाना चाहिए ताकि जो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक परिभाषा तय होनी चाहिए आतंकवाद की, वो परिभाषा तय होनी शुरू हो जाए? भारत की जो कोशिश रहेगी उससे कुछ बहुत कुछ उसका इशारा कल जयशंकर जी ने कर दिया है। भारत जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही रहेगा आतंकवाद के खिलाफ। वो ये चाहता है कि उसकी तरह सारे देश भी आतंकवाद के ऊपर कम से कम एक आम सहमति बनाए और आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस की दृष्टि से देखें। भारत ये नहीं चाहता है कि कोई फायदे का आतंकवाद या कुछ ऐसे आतंकवादियों को जिसको अपने फायदे में इस्तेमाल कर सके कुछ देश। वैसी जो प्रक्रिया, जो राजनीतिकरण होता है आतंकवाद का, भारत चाहता है कि सारे देश उससे दूर रहें, और उसका पहला इशारा कल जयशंकर जी ने वहां के मंच से कर दिया। अब आगे G20 की बैठक हो जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा, चाहे SCO की बैठक हो जिसकी अध्यक्षता अगले साल भारत करेगा, ये दो बड़े मंच ऐसे होंगे जहां भारत इन्हीं के ऊपर मुझे लगता है कि जोरदारी से अपनी बात को रखने की कोशिश करेगा, और भारत इन्हीं सब चीजों से एक विश्व के एक बड़े लीडर के तौर पर भी उभरेगा। ठीक।
ठीक है अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपनी राय रखने के लिए इस खास पेशकश में। अनुपम जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया और सौरभ दुबे जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी स्पष्ट तौर पर जो बात कहने के लिए कि किस तरह से एस जयशंकर ने वहां पर जाकर यूएन में जाकर अपनी बात रखी और क्या कुछ फिर आगे स्ट्रेटेजी होगी भारत को, इसको लेकर भी जो हमारे साथ जुड़े थे मेहमान उन्होंने बात स्पष्ट की। लेकिन यहाँ पर यह तय है कि एक जो बहुत बड़ा मंच मिलता है, एक तरफ तो भारत कोशिश ये करता है कि जो वैश्विक तौर पर परेशानी है उसको उठाए, वहीं पाकिस्तान की बात करें तो वो सिर्फ कश्मीर राग अलापता है, लेकिन उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।